गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार चौधरी, वाइसमेंट कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को वर्चुअल क्लासेस में अपने एक टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर दूंगा। ठीक है, आज जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो आपके यूजी सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर, जिसमें आप CC3 बोलते हो, उसके यूनिट 3 का एक पार्ट है जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे गुप्त साम्राज्य जो था उसका पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में जानने के पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का एक बहुत ही अहम रोल था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा गया। तो आखिर क्या रीजन थे, क्या कारण थे जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे प्रतापी शासक हुए जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को उन्नति के चरम शिखर पर ले गए, जिसमें हमारे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त ऐसे शासक हुए जिनके काल में गुप्त साम्राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की। फिर भी हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो सबसे पहले ये बात को जान लीजिए आप कि उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। जैसे सूर्य उदय होता है, मध्याह्न काल में वह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है और सांझ होते ही वह ढल जाता है। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन में बहुत सारे कारण थे, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं होता, उसके पीछे अनेक कारण विद्यमान होते हैं। तो हम अपने PPT के माध्यम से आज आप लोगों के सामने वो स्लाइड को रखेंगे और पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। लगभग 2 शताब्दियों तक प्रभावशाली नरेश का संरक्षण में गुप्त साम्राज्य का उत्तरोत्तर विकास होता रहा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने न केवल गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए कदम उठाए बल्कि इसकी सुरक्षा के भी प्रयास किए। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। विघटन एवं महाराज की प्रवृत्तियां क्रियाशील होने लगी। प्रांतीय शासकों ने परिस्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और इस प्रकार अनेक समृद्ध प्रांत गुप्त साम्राज्य से अलग हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण विद्यमान थे। तो उन कारणों पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कारण है बाह्य आक्रमण। गुप्त साम्राज्य को कमजोर बनाने में बाह्य आक्रमणकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि गुप्त अभिलेखों में संकेत मिलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में पुष्यमित्र के आक्रमण में स्कंदगुप्त किसी प्रकार पुष्यमित्रों का दमन करने में सफल हुआ, किंतु हुनों के आक्रमण भी लगभग उसी समय हो गए। स्कंदगुप्त के शासनकाल पर हुन आक्रमणकारी
गुप्त साम्राज्य को विशेष क्षति नहीं पहुंचा सके, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद इन दोनों का आक्रमण, जिसमें तोरवान और मिहिर प्रमुख थे, इन दोनों का आक्रमण विशेष रूप से होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण साम्राज्य के अंदर अन्य स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, लेकिन केवल हुनों के आक्रमण को ही गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण मानना उचित नहीं है। इसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेवार हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सामंती व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए सामंती प्रथा भी बहुत ही मुख्य रूप से जिम्मेवार है। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि सामंती प्रथा थी क्या। तो सामंती प्रथा के अंतर्गत सामंतों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था, जिसमें उस क्षेत्र के सामंतों को राजा की तरह शासन करने की सुविधा प्राप्त थी और उन्हें सेना रखने की भी पूरी छूट मिलेगी। इसके बदले में वे राजा को साल में एक बार वार्षिक कर देते थे और युद्ध के समय राजा को अपनी सेना के द्वारा मदद करते थे। ये सामंतों का दायित्व था और इसी उद्देश्य से सामंतों को रखा गया था, क्षेत्रों में सामंत नियुक्त किया गया था। मगर सबसे बड़ी बात ये इसके गुण पे आते हैं, सामंतों के गुण को ये दर्शाता है। अब हम लोग इसके अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों गुप्त साम्राज्य के पतन में सामंतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में सामंती प्रथा गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो गई और इन्होंने जो इनको राजनीतिक अधिकार मिला हुआ था उसका इन्होंने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वल्लभी के मैत्रकों ने गुप्त साम्राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और मालवा में यशोवर्मन ने गुप्त की अवहेलना प्रारंभ कर दी। अन्य क्षेत्रों में भी सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गुप्त शासकों में इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि वे इन सामंतों को रोक सके या इनका विरोध कर सके। ठीक है, तो सामंतों के इस प्रवृत्ति ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। जैसे साम्राज्य से वे अलग होकर अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करने लगे, जिससे क्या होगा कि साम्राज्य जो मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बना हुआ था वो टुकड़ों में बढ़ना शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य है वो पतन की गर्भ की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है प्रांतपतियों के विशेष अधिकार। गुप्त काल में राजकुमारों के अलावे विश्वस्त एवं योग कर्मचारियों को भी प्रांतपति के पद पर नियुक्त किया जाता था। ये राज्यपाल कहलाते थे। ये अपने क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को देखते थे और बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे। धीरे धीरे इनका पद जो था वो वंशानुगत होने लगा। मतलब ये हुआ कि उनके पिता के बाद उनका पुत्र बना, पुत्र के बाद उसका पुत्र बना। तो ये प्रवृत्ति बनने लगी कि उस क्षेत्र में जो प्रांतपति थे वो अपने वंश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होते इन राज्यपालों ने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। स्वार्थी और महत्वाकांक्षी राज्यपालों ने अपनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य से अलग हुए प्रांतपतियों का विरोध प्रवृत्ति गुप्त साम्राज्य के ढांचा को छिन्न भिन्न करके रख दिया और इसके विघटन एवं पतन को अवश्यंभावी बना दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। आंतरिक कलह। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कलह का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर की लड़ाई। जब हमारा घर ही मजबूत नहीं रहेगा तो बाहर के लोगों का हम सामना किस प्रकार कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के साथ यही हुआ। जब तक स्कंदगुप्त था तब तक उसका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और मजबूत बना रहा, मगर क्या हुआ उसके बाद उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना आपस में प्रारंभ हो गया।
गुप्त साम्राज्य राजकुमारों के आपसी फूट एवं कलह का शिकार हुआ। गुप्त वंश में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। सम्राट किसी भी राजकुमार को अपने मन से युवराज घोषित कर देते थे, यानी उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। दूसरी बात है कि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा हुए सारे दुर्बल और अयोग्य हुए, तो जिसके कारण ग्रीक युद्ध की स्थिति जो है वो ज्यादा बनी रही। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उससे समुद्रगुप्त के युवराज घोषित होने पर उसके भाई स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में भी संकेत मिलता है। गुप्त काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद राजकुमारों में शासन के लिए झगड़े होने स्टार्ट हुए। ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रमण और सामंतों के विद्रोह, प्रांतपतियों के स्वेच्छाचारी शासन, इन लोगों की इस प्रवृत्ति ने गुप्त साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला करना प्रारंभ कर दिया और यह साम्राज्य कितने दिनों तक जीवित रहेगा इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पढ़ते हैं गुप्त शासकों की धार्मिक नीति में परिवर्तन। धार्मिक नीति किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुप्त शासक पहले जितने भी गुप्त शासक हुए वे साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा दे रहे थे, उसका पालन कर रहे थे। मगर क्या होता है कि बाद के जितने भी गुप्त शासक हुए, बुद्धगुप्त, तथागुप्त, बलादित्य, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का मतलब ये हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा को प्राथमिकता दी जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब साम्राज्य में अहिंसा की बात चलेगी तो दूसरे क्षेत्रों से जो आक्रमण होते थे उनसे वो अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। यही कारण था कि जब हुन सरदार मिहिरकुल ने बलादित्य के ऊपर अपना आक्रमण किया तो बलादित्य ने मिहिरकुल का सामना करने में अनिच्छा प्रकट की। यद्यपि बलादित्य सैनिक मिहिरकुल को बंदी बनाने में सफल हो गए, किंतु मिहिरकुल अपनी माता के कहने पर मिहिरकुल को स्वतंत्र कर दिया। बलादित्य मिहिरकुल के प्रति यह उदारता बलादित्य को बहुत ही बड़ी महंगी पड़ी और यह उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, जिसका प्रभाव गुप्त साम्राज्य के लिए हानिकारक हुआ। गुप्त शासकों की राजनीतिक भूलों और शिथिल नीतियों का लाभ वर्धन वंश और उत्तर गुप्त के गौड़ शासकों ने उठाया। बौद्ध धर्म का अवलंबन करने से गुप्त सम्राटों की युद्ध प्रियता समाप्त हो गई। गुप्त सम्राट अपने राजनीतिक आदर्शों को भूल चुके थे और अपना अधिकांश समय दान दक्षिणा में लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में गुप्त सम्राटों ने, बाद के गुप्त सम्राटों ने जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वे बहुत ही ज्यादा दान धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात पड़ा। जब राज्य की अर्थव्यवस्था छोटी होती है, किसी भी साम्राज्य के पतन में सबसे अहम भूमिका होती है उसकी आर्थिक स्थिति का खराब होना। तो ये दान दक्षिणा करने से इतने जो शाही राजकोष थे वो खाली होना स्टार्ट हो गए। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है शासन व्यवस्था के दोष। गुप्तों की शासन व्यवस्था में कुछ खामियां थी जो साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार था। गुप्त काल में राज्यपालों और अनेक अधिकारी थे जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था। वे बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे, जिसके कारण उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। जब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार भी फैलना प्रारंभ हो जाएगा। गुप्त काल में एक दान व्यवस्था प्रचलित थी जिसे हम लोग अग्रहार कहते हैं। अग्रहार के अनुसार गोदान की भूमि में समस्त राजकीय अधिकार उसे प्राप्त हो जाते थे और सम्राट जो है उस जमीन को फिर वापस उससे छीन नहीं सकता था।
ये अग्रहार की सबसे बड़ी कमी है। अस्थायी निवासी राज्य के बदले समस्त कर दानग्राही को देते थे, जिससे आर्थिक हानि होती थी और कभी कभी दानग्राही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सम्राट के विरुद्ध विरोध भी करता था और विद्रोह कर देता था। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में पर्याप्त खामियों ने भी गुप्त साम्राज्य को पतन के लिए अग्रसर किया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमारा है पतनोन्मुख अर्थव्यवस्था। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था पतन की ओर जाना। अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, दान दक्षिणा मिली। दूसरी बात, जब बाहरी आक्रमण होते थे उससे भी सैनिकों की जो शक्ति होती थी वो नष्ट होती जा रही थी। तो अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंचा उससे गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पतनोन्मुख अर्थव्यवस्था ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। अर्थव्यवस्था में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण भूमि दान की प्रथा थी। जैसा कि हम लोग अभी पीछे पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं, पुजारियों और मंदिरों को राजस्व एवं प्रशासन के अधिकार के साथ साथ अनुदान के रूप में सुविधाओं के साथ साथ नमक के क्षेत्र, खान इत्यादि का भी स्वामी बना दिया जाता था, जिन पर पहले राजा का अधिकार हुआ था। इससे क्या हुआ कि राजा की जो शक्ति थी वो प्रभावित होना शुरू हुई, मतलब कि राजा की शक्ति कम होना स्टार्ट हुई। दूसरा, इससे राज्य को भी आर्थिक नुकसान हुआ। किसानों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वे कृषक दास बनने लगे। कृषक दास बनने का दुष्परिणाम ये हुआ कि वो कृषि से विमुख होने लगे, मतलब कृषि करने में उनका इच्छा नहीं करने लगा, क्योंकि उन्हें दास की तरह, उनके साथ दास की तरह व्यवहार किया जाता था। फलस्वरूप उत्पादन में कमी आई, अर्थव्यवस्था जटिल हुई। दूसरा है कि किसान, दस्तकार एवं अन्य निवासियों को दानग्राही आदेशों का पालन करना पड़ता है। उत्तर भारत में जिन लोगों को भूमि दान में मिली थी उन्हें अपराध कर्मियों को दंड देने का भी अधिकार है। दूसरी बात है कि मध्य भारत और पश्चिम भारत में उन्हें दीवानी मुकदमों की सुनवाई का भी अधिकार दे दिया गया। पुजारियों को भी दीवानी और फौजदारी अधिकारों के साथ साथ कर की वसूली का अधिकार प्राप्त। इससे केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वे क्षेत्रीय शासक अपने आप को उस क्षेत्र का राजा समझने लगे। किसान अपने मालिकों के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता था। किसानों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे, जिससे उनकी स्थिति जर्जर होती चली गई। भूमि को धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी भूमि बंदोबस्त का अधिकार प्राप्त था। इस कारण किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। बेगारी प्रथा ने भी किसानों को कठपुतली की दर्जे में पहुंचा कर दिया। जब शाही सेना एवं उच्च अधिकार गांव में पड़ाव डालते थे या गांव से गुजरते थे, तो गांव के लोगों को सैन्य तथा अधिकारियों के लिए धन एवं रसद की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि रसद का मतलब हो गया यहाँ खाना, मतलब उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था उन गांव के लोगों को ही करनी पड़ती। इसके अलावा उन लोगों को बहुत सारे कर देने पड़ते थे। दानग्राही को किसानों से बेहद कर देने का भी अधिकार था और वो किसानों को बकाया रकम वसूल करता था। इस प्रकार किसान शोषण के शिकार हो रहे थे। बेगारी की प्रथा के कारण किसानों, दस्तकारों, शिल्पियों और कारीगरों की गतिशीलता समाप्त हो गई और वह अपनी संस्था के उपयोग लायक वस्तुएं तैयार कर देते थे। इससे आंतरिक और बाह्य व्यापार को नुकसान हुआ। व्यापार के ह्रास ने भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब करने में पूरी भूमिका निभाई। 5वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी भारत में गुप्त शासकों के हाथ से निकल चुका था। इसे गुप्त शासकों को वाणिज्य व्यवसाय से होने वाले आमदनी से भी हाथ धोना पड़ा। फाहियान लिखता है
कि आमतौर पर कौड़ियों के आदान प्रदान का प्रचलन था। पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक सूत्र के कमजोर पड़ जाने के कारण देश में एक भाग से लेकर दूसरे भाग में दस्तकारों और सौदागरों का आना जाना बंद हो गया। इसलिए दस्तकार अपने ही गांव में स्थिर हो गए और जहां वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं तैयार करते थे और कालांतर में भी वृत्त भोगियों के चुंगल में फंस गए। इस प्रकार राजाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये दर्शाया जाता है कि जब एक व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में सीमित हो जाएगा, दूसरे क्षेत्रों में जाकर व्यापार नहीं करेगा, तो उनका व्यापार का डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो रुक जाएगा। और यही हुआ गुप्त साम्राज्य में। दूसरी बात है कि गुणों के आगमन और राजनीतिक अव्यवस्था ने आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित किया। विदेशी व्यापारों पर भी उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है यशोधर्मन का उदय। साम्राज्य के पतन का सबसे अंतिम और प्रमुख कारण था यशोधर्मन का उदय। जब साम्राज्य की शक्ति थोड़ी कम होने लगी और गुणों के लगातार आगमन ने इसे पूरी तरह झकझोर डाला, उसी समय भारत के राजनीतिक आकाश में एक देवी दीप्तिमान नक्षत्र की भांति यशोधर्मन का उदय हुआ। इसके विषय में विशेष सूचना मंदसौर के स्तंभ लेख से मिलती है। इसके अनुसार जिन प्रदेशों के ऊपर निवेशकों ने अपने प्रताप से शासन नहीं किया, उस पर भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। राजाओं के मुकुट पर विलास करने वाले उन नरेश के राजा ऐसे ही क्षेत्रों में प्रवेश पाने में असमर्थ सिद्ध हुए। इस प्रकार यशोधर्मन की शक्ति स्पष्ट हो जाती है। उसने गुप्त की गिरती हुई शक्ति का लाभ भली भांति उठाया और उसकी लोहिता की विजय यात्रा से तात्पर्य है कि उसके द्वारा उत्तर पूर्व भारत में किए गए अभियान से संभवतः यह विजय यात्रा मगध में गुप्त रोग के विरुद्ध भी हुई। जयचंद राय चौधरी का यहाँ तक कहना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण यशोधर्मन का पूर्वी भारत का सैन्य अभियान भी था। इस प्रकार प्रयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन में प्रयुक्त कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं कारणों ने उसे गुप्त साम्राज्य का पतन करने के लिए जिम्मेवार बनाया। जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से किया था और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय सांस्कृतिक उत्थान के चरम शिखर पर पहुंच गया था, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कितने महत्वपूर्ण कारण जिम्मेवार थे। जिस साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे साम्राज्य का भी पतन हो गया। थैंक यू।